गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने डायनेमिक और काइनेमेटिक एनालिसिस पढ़ लिया था। ठीक है, कैसे डिफरेंट फोर्सेस पिस्टन सिलेंडर पे एक्ट करते हैं जिनकी वजह से हमारा क्रैंक एफर्ट मिलता है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ लिया था आपका कल हमने ये भी पढ़ लिया था काइनेमेटिक एनालिसिस कि पिस्टन का एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैसे इफेक्ट होता है। अब हमें जो आगे टॉपिक पढ़ना है, यहाँ से हमारा फ्लाईव्हील। हमने ये देख लिया था कि क्रैंक एफर्ट कैसे जर्क को प्रोड्यूस करता है। क्रैंक एफर्ट पे क्रैंक पे कैसे जर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उसी जर्क की वजह से क्या होता है कि सीन्स वो टाइम डिपेंडेंट होता है। टाइम डिपेंडेंट होने के कारण जब भी साइकिल मूव करती है, तो जैसे कोई भी स्ट्रोक होता है, कोई भी एक साइकिल अगर हम कंसीडर करें तो उसमें कई तरीके के स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, और हर एक स्ट्रोक में ये ज़रूरी नहीं है। इसी वजह से सिंस कि हमारा जो साइकिल है, जो क्रैंक एफर्ट है, वो टाइम पे डिपेंडेंट होता है, तो इस वजह से किसी स्ट्रोक में हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है टी मीन से, और किसी स्ट्रोक में हमें एनर्जी कम मिलती है। तो इसी मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें एक सिंगल साइकिल में हमें कांस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, सिंस कि हमारा क्रैंक एफर्ट है जो हमारे क्रैंक पे जो एफर्ट लग रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, टाइम थीटा डिपेंडेंट है। तो हम उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमें जो आउटपुट एनर्जी जो मिलती है वो कांस्टेंट नहीं मिलती है, वो वेरिएबल एनर्जी मिलती है। ठीक, वो वेरिएबल एनर्जी मिलती है। ठीक है, वेरिएबल एनर्जी कहने का मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट है, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एनर्जी मिले वो टी मीन पे मिले। ठीक है, हम चाहते हैं कि टी मीन या रेस्टिंग टॉर्क या लोड टॉर्क पे मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी उससे एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, कभी उससे एनर्जी बहुत कम मिलती है। तो लेकिन हम चाहते क्या हैं कि हमारी बाइक या हमारा इंजन जो भी है टी मीन पे चले। तो इसी चीज़ को मैनेज के लिए कि मतलब अगर कहीं पे इसी चीज़ को मतलब इसी वेरिएशन को, जो एनर्जी का वेरिएशन है, उस एनर्जी के वेरिएशन की वजह से, ठीक है, तो जहाँ भी एनर्जी ज़्यादा हमें मिलती है वहाँ क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट बहुत तेज़ी से मूव करता है। ठीक है, जहाँ कम मिलेगी वहाँ क्रैंक शाफ्ट बहुत धीरे मूव करेगा। तो इससे क्या होगा कि कभी हमारी बाइक जब एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी तो बहुत तेज़ से भागेगी, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है पीछे वाले व्हील से वाया गेयर और चैन ड्राइव के थ्रू। ठीक है, तो जिस स्ट्रोक में हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा, जैसे पावर स्ट्रोक जब होगा तो उसमें एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी। उससे वजह से क्या होगा कि हमारा जो व्हील का जो आरपीएम होगा बहुत तेज़ी से मूव करेगा। लेकिन सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमें एनर्जी बिलो टी मीन मिलेगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारी स्पीड अचानक से धीरे हो जाएगी, और ये हर सेकंड होगा, हर सेकंड होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम जब अगर जो भी बंदा उस बाइक पे बैठा होगा या उस कार में बैठा होगा, जिस भी व्हीकल पे बैठा होगा, और वो कुछ इस तरीके से फंक्शन करे कि हर सेकंड कभी उसकी एक सेकंड में अगर उसकी स्पीड 40 पे चल रही है, अगले सेकंड पे उसकी स्पीड 30 पे आ जाए, अचानक से आ जाए, बिना एक्सीलरेटर को यूज़ किए हुए, बिना किसी लोड वेरिएशन की वजह से। क्योंकि एक्सेलरेशन तो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे सिस्टम में जब लोड का वेरिएशन होता है, उसकी वजह से फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए हम लोड का वेरिएशन करते हैं। अगर हम किसी तरह लोड वेरिएशन को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में भी अगर गाड़ी ऐसी हो कि अगले एक सेकेंड बाद बहुत ही स्पीड में आ जाए, अगले सेकेंड बहुत धीरे आ जाए, तो आप इमेजिन कर सकते हो हमारी बाइक कैसे चलेगी। ठीक है, इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फ्लाई व्हील का। ठीक है, फ्लाई व्हील बेसिकली करता क्या है, जब उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, जब इंजन के अंदर टी मीन से ज़्यादा एनर्जी होती है, तो फ्लाई व्हील क्या करता है, उस एक्सेस एनर्जी को, जो टी मीन से ज़्यादा होती है, टी मीन से के कंपैरिजन में जो ज़्यादा होती है, उस एक्सेस एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, और उस स्टोर्ड एनर्जी को क्या करता है, वो तब यूटिलाइज़ करता है, तब वो रिलीज़ करता है जिस स्ट्रोक में हमारे पास जो एनर्जी होती है टी मीन से कम होती है। जब हमारे पास उसके बाद जब एनर्जी टी मीन से कम होती है तो वो हमें
रिलीज़ कर देता है, जिससे कि जो नेट एनर्जी है वो टी मीन के बराबर हो जाए। तो इस तरीके से हमें एक कांस्टेंट एनर्जी आउटपुट मिलता रहता है। जैसे इस तरीके से हमें एक कांस्टेंट एनर्जी आउटपुट मिलता रहता है। इसीलिए देखोगे कि टी मीन को डिफाइन भी कैसे किया गया है। अ फ्लाईव्हील यूज्ड इन मशीन सर्व्स एज अ रिजर्वायर। अ फ्लाईव्हील यूज्ड इन अ मशीन सर्व्स एज अ रिजर्वायर serves as a reservoir which stores energy during which stores energy during which stores energy during the period when the supply of energy is more than the requirement। ठीक है, वो उस टाइम एनर्जी को स्टोर करता है जब सप्लाई ऑफ एनर्जी इज मोर देन रिक्वायरमेंट एंड रिलीज इट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज मोर देन द सप्लाई। और उस टाइम पे रिलीज़ करता है जब रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी जो है वो सप्लाई से ज़्यादा हो। ठीक है, तो बेसिकली फ्लाईव्हील का जो फंक्शन है वो एनर्जी को स्टोर करना है और रिलीज़ करना है। फ्लाईव्हील का जो बेसिकली फंक्शन है तुम्हारा एनर्जी को स्टोर करना एंड रिलीज़ करना एज रिक्वायर्ड एज रिक्वायर्ड, जब भी जैसा जैसा रिक्वायर्ड होता है। ठीक, हमारे ये काम होता है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अ फ्लाईव्हील कंट्रोल्स द स्पीड वेरिएशन caused by fluctuation of engine turning moment during each cycle of operation। फ्लाईव्हील क्या करता है, स्पीड की वेरिएशन को कंट्रोल करता है। स्पीड वेरिएशन को कंट्रोल करता है ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन। ठीक, अब यहाँ पे तो हमें समझ में आ गया फ्लाईव्हील क्या होता है। ठीक है, उसका बेसिक फंक्शन समझ में आ गया। लेकिन डिफरेंस क्या होता है फ्लाईव्हील और गवर्नर में। देखो, गवर्नर का काम क्या होता है, जब भी इंजन में लोड की वजह से उसकी स्पीड में जो वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन है, लोड की वजह से हो। ठीक है, जब भी इंजन की स्पीड में जो फ्लक्चुएशन है या वेरिएशन है वो लोड की वजह से होता है, तब वहाँ पे हम गवर्नर का यूज़ करते हैं, क्योंकि गवर्नर के यूज़ से ही फ्यूल की सप्लाई कंट्रोल होती है। ठीक है, जबकि फ्लाईव्हील क्या करता है, जब इंजन की स्पीड में जो फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से जो स्पीड का वेरिएशन होता है गाड़ी की, उसको कंट्रोल करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द फंक्शन ऑफ गवर्नर इन एन इंजन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फ्लाईव्हील। इट रेगुलेट्स द मीन स्पीड ऑफ एन इंजन व्हेन देयर आर वेरिएशन इन द लोड। ठीक है, इट स्पीड द मीन स्पीड ऑफ एन इंजन, जब वेरिएशन किस चीज़ में होता है, लोड में वेरिएशन होता है। That is, when the load on the engine increases, it becomes necessary to increase the supply of working fluid. On the other hand, when the load decreases, less working fluid is required. तो गवर्नर ऑटोमेटिकली कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड टू इंजन। समझे, तो गवर्नर क्या करता है, गवर्नर कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड। गवर्नर क्या करता है, गवर्नर बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड टू इंजन। ठीक, गवर्नर क्या करता है, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड टू इंजन। ठीक है, with the varying load conditions and keep the mean speed of the engine within certain limit। जबकि फ्लाईव्हील डज नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड। फ्लाईव्हील मेंटेन कांस्टेंट स्पीड नहीं करता, इट सिंपली रिड्यूसेस द फ्लक्चुएशन। ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड जो फ्लाईव्हील है वो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं करता, वो सिंपली रिड्यूस करता है। it simply reduces the fluctuation of speed। वो
फ्लाईव्हील जो है reduces fluctuations of speed reduces fluctuation of speed ठीक है. it does not control speed it does not control the speed variation caused by varying load. ठीक है. तो यहाँ तक हमें ये समझ में आ गया होगा कि फ्लाईव्हील कैसे वर्क करता है. ठीक है. इससे पहले ये क्या है हमारा, ये हमारा टर्निंग मोमेंट डायग्राम है डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए. डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का मतलब ये है कि अगर हमारा ये पिस्टन सिलेंडर है, ठीक, तो इस केस में जो कंबशन होगा, कंबशन की वजह से प्रेशर फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन से भी लगेगा और इस डायरेक्शन से भी लगेगा. ठीक है. जो सिंगल एक्टिंग होता है उसको में एक साइड से ही प्रेशर लगता है, इसमें दोनों साइड कंबशन होता है, दोनों साइड से फोर्स लगता है. ठीक है. उसको हम डबल एक्टिंग सिलेंडर कहते हैं. ये हमारा देखो डबल एक्टिंग सिलेंडर, ये हमारा साइकिल देखो, ये हमारा टी मीन है. तो किसी किसी स्ट्रोक में देखो हमें जो एनर्जी मिल रही वो एक्सेस मिल रही इस स्ट्रोक में, लेकिन किसी किसी स्ट्रोक में क्या है कि हमें एनर्जी कम मिल रही है, एज कम टी मीन से कम मिल रही है. ठीक है. तो फ्लाईव्हील का यही काम है कि इन दोनों एनर्जी को स्टोर कर देगा और इन पोजीशन पे देगा, जिससे कि इनकी एनर्जी ऊपर आ जाए और इनकी एनर्जी नीचे आ जाए और हमें टी मीन एक कांस्टेंट टॉर्क अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स हमें मिलता रहे. ठीक है. जिसकी वजह से हमें जर्क ना हो. ठीक है. फ्लाईव्हील एंड क्रैंकशाफ्ट आर कनेक्टेड एज अ सिंगल लिंक. फ्लाईव्हील और क्रैंकशाफ्ट एज अ सिंगल लिंक कनेक्ट होते हैं. फ्लाईव्हील एंड क्रैंकशाफ्ट एज अ सिंगल आर कनेक्टेड एज अ सिंगल लिंक. ठीक. अब आगे चलते हैं. ठीक है. अब दूसरी चीज़ आती है कि अगर हमें टर्निंग मोमेंट डायग्राम से ये निकालना हो कि टोटल एनर्जी कितनी पावर आउटपुट हो रहा है. ठीक है. तो उसका ये फॉर्मूला होता है ई या वर्क इक्वल टू 0 से एक साइकिल मान लो 2 पाई का है, जैसे इस केस में 2 पाई का है टी थीटा. जब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें उस टर्निंग मोमेंट डायग्राम के एक पीरियड में कितना वर्क प्रोड्यूस हो रहा है हमें ये मिल जाएगा. ठीक है. कितना वर्क हमें प्रोड्यूस हो रहा है हमें ये मिल जाएगा. और वर्क पर यूनिट टाइम क्या हो जाता है, सेकंड क्या हो जाता है, वो पावर हो जाता है. ये हम कह सकते हैं ये डायरेक्टली पावर मिल जाएगा हमें. जैसे इस केस में 2 पाई है. ठीक. 2 पाई का एक पीरियड है. जब हम 4 स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे तो एक साइकिल पूरा 4 पाई का होता है. 2 स्ट्रोक की बात करेंगे तो वो 2 पाई का होता है. तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे साइकिल का जो पीरियड है वो उसका पीरियड कितना है, उससे उतने तक इंटीग्रेट करेंगे. ठीक. टी डी थीटा. ठीक. अब हमें यहाँ से ये मिल गया कि एनर्जी हमारी इतनी है. ठीक. टोटल एनर्जी मान लो ये इतनी है, 0 से 2 पाई, 4 पाई मैं मान लेता हूँ, 4 पाई टी डी टी 4 स्ट्रोक इंजन के लिए. ठीक. तो ये हमें ई मिल गई या वर्क मिल गया. ठीक. जब हमें वर्क मिल जाएगा, ठीक, पूरा वर्क मिल गया, हम टी मीन अगर हमारा 4 पाई का है 4 पाई कर दें तो यहाँ से हमें टी मीन मिल जाएगा. क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय पूरी साइकिल एक साइकिल के द्वारा अपॉन 4 पाई. ठीक. यहाँ से हमें टी मीन मिल जाएगा. टी मीन क्या है बेसिकली, टी मीन क्या है, एवरेज टर्निंग मोमेंट जो है पूरे एक साइकिल के लिए एवरेज टर्निंग मोमेंट क्या है, उसका कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा. यहाँ टी मीन और ये 4 पाई. ठीक. टर्निंग मोमेंट डायग्राम, ये तुम्हारा साइकिल, एक साइकिल अगर हम एक साइकिल की हम बात कर रहे हैं सिर्फ. ठीक है. इसके और भी तरीके हैं. तो तुम्हारा पावर निकालने टी मीन निकालने का ये भी तरीका है. टी मीन इक्वल टू
अगर हमें क्वेश्चन में पावर दे रखा, पावर इंटू 60/2πn, या इसको हम लिखते हैं पावर बाई ओमेगा, क्योंकि यहाँ 2πn को अगर देखोगे तो ये क्या है, ओमेगा है। ठीक है, अगर पावर हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो इसका एक और फॉर्म है p इंटू 60/n, और ये n जो है n/2 फॉर 2 स्ट्रोक इंजन, और n है 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, 4 स्ट्रोक, और ये तुम्हारा 2 स्ट्रोक इंजन के लिए। ठीक, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर हमें टर्निंग मोमेंट डायग्राम किसी भी क्वेश्चन में दे रखा होगा तो हम उस वहाँ से कैसे टी मीन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, टी मीन की वैल्यू, ठीक है, टी मीन या लोड टॉर्क या रेजिस्टिंग टॉर्क या मीन टॉर्क। देखो इसके 3 नाम है, एक तो मीन टॉर्क, लोड टॉर्क, ठीक, या रेजिस्टिंग टॉर्क, ये 3 नाम है इसके, ये इसके 3 नाम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब हमें आगे चलना होगा। अब हमारा अगला टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या कैसे डिफाइंड है कि द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड्स ड्यूरिंग द साइकिल इज कॉल्ड द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, ठीक है, उसको तो हम मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहते हैं। किसको? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग अ साइकिल, किसी भी एक साइकिल में। जैसे कि अगर हम देखते हैं ये हमारा साइकिल है, ठीक, अब यहाँ देखोगे ये इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम साइकिल मिलेगा, मैक्सिमम स्पीड मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है। ठीक उसी तरह से ये तीनों सेम है, तो हमें किसी भी एक पॉइंट के यहाँ पे मिनिमम मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिनिमम है टी मीन, यहाँ पे एन मैक्स है, फिर यहाँ टी मीन है, यहाँ एन मैक्स 2 है। ठीक है, यहाँ पे जो एन मैक्स ज़्यादा होगा, एन मैक्स 2 माइनस एन मीन जो होगा, ये क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। इसको क्या कहेंगे? फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। सिर्फ एक साइकिल में देखो, बेसिकली क्या है, किसी भी एक साइकिल को ले लो, कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम में किसी भी एक साइकिल को ले लो, और उस साइकिल में जो मैक्सिमम स्पीड है और मिनिमम स्पीड है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, हम उसे कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, और उस मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को जब हम डिवाइड कर देते हैं टू द मीन स्पीड क्या हुआ, एन मैक्स जो आया था अभी प्लस एन मीन बाय 2, मतलब डिफाइंड ऐसे है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ड्यूरिंग अ साइकिल। ठीक है, मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ maximum fluctuation of speed during a cycle, as the ratio of maximum fluctuation of speed during a cycle and mean speed to the mean speed। ठीक, उसको कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहते हैं। इसको डिनोट हम किस चीज़ से करते हैं? इसको डिनोट हम CS से करते हैं। अब मान लो अगर N1 और N2 है, ठीक, तो N1 माइनस N2 अपॉन N, वेयर N क्या है, N1 प्लस N2 बाई 2, N1 प्लस N2 बाई 2। N1 प्लस N2 बाई 2। ठीक है, the coefficient of fluctuation is a limiting factor in the design of it varies depending upon the nature of service to which the flywheel is employed। ये एक लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर
in the design of limiting factor in the design of flywheel. ये क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है इन द डिज़ाइन ऑफ फ्लाईव्हील, डिज़ाइन ऑफ फ्लाईव्हील. और इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सर्विस टू विच द फ्लाईव्हील इज एम्प्लॉयड. ठीक है, और ये डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी कि किस सर्विस के लिए. मतलब सेम, अगर मान लो कोई भी सेम फ्लाईव्हील है, अगर उसकी सर्विस डिफरेंट है तो ऐसा नहीं है कि अगर सेम फ्लाईव्हील के लिए, कहने का मतलब ये है कि अगर सेम फ्लाईव्हील है, ठीक है, हमने उसको एक इंजन में लगाया, दूसरी जगह पे कहीं दूसरा काम कर रहा है इंजन वहाँ पे लगाया, तो ये नहीं कह सकते कि अगर सेम फ्लाईव्हील अगर दूसरे डिफरेंट इंजन में लगाया जा रहा है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड सेम होगा. नहीं, वो डिपेंड करेगा उसकी सर्विस कैसी है. ठीक है, वो किस सर्विस के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब किस काम के लिए यूज़ हो रहा है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कैसा है. वो डिपेंड करेगा कि वो कहाँ यूज़ हो रहा है. ये नहीं ज़रूरी है कि अगर सेम फ्लाईव्हील हर जगह यूज़ हो रहा है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड भी सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, और लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर इन द डिज़ाइन ऑफ, लिमिटिंग फैक्टर in the design of flywheel. ठीक, लिमिटिंग फैक्टर है ये, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. लिमिटिंग फैक्टर है. ठीक, अब आता है एक कोफिशिएंट ऑफ स्टेडिनेस, जिसको m से डिनोट करते हैं. वो होता है 1/CS. कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस. इट इज़ डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाई m. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, इसको कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस कहते हैं. ठीक है, अब हमें जो आगे पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी. हमें जो आगे पढ़ना है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है. ठीक है, अब हमें जो आगे पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो डिफाइंड है वो ऐसे डिफाइंड है. इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू दी वर्क डन पर साइकिल. ठीक है, किसी भी एक साइकिल को ले लो. ठीक है, किसी भी एक साइकिल को ले लो और उसमें ये देख लो कि मैक्सिमम एनर्जी कहाँ है, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ है और मिनिमम एनर्जी कहाँ है. उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो. ठीक है, वो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी. वो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी. और उस एनर्जी को हम जब डिवाइड कर देंगे उस पूरे एक साइकिल में कितना वर्क ऑब्टेन्ड हुआ तो हमें वो मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, C. ठीक, C इज इक्वल टू E मैक्स माइनस E मीन अपॉन वर्क साइकिल. ठीक, जिसमें ये हमारा होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और इसको हम C को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी फॉर द साइकिल. ये पर साइकिल ये भी निकाला जाता है. ठीक है, ये पर साइकिल ही निकाला जाता है ये भी. ठीक है, ये भी पर साइकिल निकाला जाता है. ठीक, ये हो गया. अब यहाँ पे देखो, हमें एक चीज़ है कि जो द पॉजिटिव एरिया, ये क्या कहता है, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया अबव और बिलो T मीन है, उसको हम कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी.
मतलब अगर यहाँ पे ये जो टी मीन लाइन है, जैसे इस केस में टी मीन लाइन है, चाहे ये पॉजिटिव एरिया हो चाहे नेगेटिव एरिया हो, टी मीन के ऊपर या नीचे, इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, डेल्टा ई। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक। एंड सम ऑफ ऑल पॉजिटिव एरिया अबव टी मीन लाइन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नेगेटिव एरिया बिलो टी मीन लाइन। मतलब किसी भी फ्लाईव्हील के एक साइकिल में जो भी एरिया पॉजिटिव होगा, मतलब टी मीन के लाइन के जो ऊपर एनर्जी होगी उसका सम वो नीचे वाले एनर्जी के सम के बराबर होगा। मतलब ये कहने का मतलब ये जो पॉजिटिव एरिया है ये इन तीनों सम के तीनों नेगेटिव एरिया के बराबर होगा, ठीक। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव एरिया अबव टी मीन लाइन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नेगेटिव एरिया बिलो टी मीन लाइन, ठीक है। उसको हम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। और बेसिक ऑफ अ फ्लाईव्हील, स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग एनर्जी एट डिजायर्ड स्पीड। जो भी एनर्जी स्टोर करती है फ्लाईव्हील वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, ठीक है, 1/2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक। ये इसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, और ये होता है इसकी एंगुलर वेलोसिटी। जब वो एनर्जी गेन करती है तो उसके में उसकी जो एंगुलर स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जिस स्ट्रोक में वो एनर्जी को रिलीज़ करती है उस केस में उसकी एंगुलर स्पीड डिक्रीज होने लगती है। क्योंकि एनर्जी लूज़ कर रही है तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी एंगुलर वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्लाईव्हील के अंदर जो भी एनर्जी वो गेन करती है या लूज़ करती है वो सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, ठीक है, और किसी फॉर्म में वो एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। हाई स्पीड इंजन हैव आई ऑफ फ्लाईव्हील ऑफ लो इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाई स्पीड इंजन, ठीक है। क्योंकि हाई स्पीड इंजन देखो काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इस वैल्यू को कांस्टेंट कर दें और हाई स्पीड इंजन मतलब ओमेगा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आई की वैल्यू हमें छोटी रखनी पड़ेगी, तभी वो हाई स्पीड इंजन कहलाएगा, ठीक है। बेसिक ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ याद रखना कि जो टी मीन के लाइन के ऊपर है, ठीक है, हाँ वो सारे के सारे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होती हैं, और सम ऑफ ऑल पॉजिटिव एरिया अबव टी मीन लाइन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नेगेटिव एरिया बिलो टी मीन लाइन, ठीक। सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, ठीक। अब यहाँ देखो ये हमारा क्या है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक। अब 4 स्ट्रोक इंजन में देखोगे इसमें सिर्फ सक्शन है, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट में एनर्जी लूज़ हो रहा है, ठीक, एनर्जी लूज़ है, सिर्फ एक पावर स्ट्रोक है जिसमें कि ये एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है, और ये हमारा टी मीन लाइन है, ठीक। तो अगर हमें इसका टी मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय साइकिल अपॉन, अब 4 स्ट्रोक इंजन में पूरा एक साइकिल कितने पीरियड पीरियड क्या होता है, 4 पाई होता है, और यही अगर 2 स्ट्रोक इंजन होता तो हम यहाँ पे टू लिखते, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 पाई लिखेंगे, ठीक है, 4 पाई यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, 4 पाई यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 पाई लिखेंगे, ठीक है, 4 पाई लिखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ अ फ्लाईव्हील, एम मास है, ठीक, के रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक, आई क्या हो जाएगा m² किसी भी रिंग शेप, जैसे जो फ्लाईव्हील होते हैं वो कई तरीके के शेप के होते हैं, जैसे एक शेप तो ये होता है, मैं एक जनरल एक फिगर फ्लाईव्हील का शेप बना देता हूँ, ठीक, ये जो होता है इसको हम कहते हैं रिम,
बेसिकली ये रिंग शेप के हैं, रिंग शेप का फ्लाई व्हील है, इसको कहते हैं रिंग। ठीक है, रेडियस इसकी ये ली जाती है आर, ये तुम्हारा स्पोक है इसका, और इसको कहते हैं हब। ये तुम्हारा रिंग शेप का फ्लाई व्हील है। और कुछ फ्लाई व्हील क्या होते हैं, डिश शेप के होते हैं, पूरा का पूरा मटेरियल होता है। यहाँ पे जैसे छूटा हुआ है तो वहाँ पे पूरा पूरा मटेरियल होता है। तो वही ये कह रहा है कि अगर रिंग शेप का फ्लाई व्हील है तो उस केस में के की वैल्यू तो आर हो जाएगी और आई की वैल्यू हो जाएगी एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर डिश शेप का फ्लाई व्हील है तो उस केस में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर अपॉन रूट टू। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, आर अपॉन रूट टू, और आई क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो ये चीज़ हमें याद रखनी होगी कि हमें ये क्वेश्चन में दिया होगा कि वो रिंग शेप का है कि डिस्क शेप का है, तो वो हमें याद होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग शेप के लिए क्या है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क शेप के लिए क्या है। और अगर होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर के लिए ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 एम आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। क्वेश्चन में ये शेप का इस शेप का होता नहीं है, बस मैंने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इस शेप का होता नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील की दो ही शेप होती है, एक तो तुम्हारा रिंग होता है, ठीक, और दूसरा तुम्हारा डिस्क होता है। ठीक, रिंग तुम्हारा के लिए एम आर स्क्वायर होता है और इसके लिए एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। ठीक, इसके लिए मतलब आर होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसके लिए आर बाई रूट टू होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब हमें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील हमें ये निकालना है। हमें ये पता चल, मान लो कोई फ्लाईव्हील है, जो भी मैंने फ्लाईव्हील बताया था, उसका कुछ मास होगा, कुछ रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। ठीक है, उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, n1 n2 मान लो तुम्हारा उसका मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड है। उसी तरह ओमेगा वन मान लो, ओमेगा वन ओमेगा टू उसका मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक, उसी तरह n है मीन स्पीड, ओमेगा है, फिर सी एस है। ठीक, जब ये सारी चीज़ें रख लोगे तो हमें एक चीज़ पता है कि कोई भी फ्लाईव्हील होगा, ठीक है, वी नो डैट मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील क्या होगी, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील क्या होगी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, हमने आई को एम के स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अब ये बताओ एज द जैसे जैसे स्पीड चेंज होगा, जैसे फ्लाईव्हील की स्पीड, जैसे मान लो किसी स्पीड पे ट्रेवल कर रही है, अगले ही थोड़ी देर बाद उसमें क्या होता है कि एनर्जी पावर आउटपुट आ जाता है, बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसकी एनर्जी चेंज होगी। तो उसका मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम डेल्टा ई मैक्स, क्या है ये, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हमारा ये होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2, हमने पहले ले रखा है कि 1/2 ओमेगा वन हमारा मैक्सिमम है, माइनस 1/2 आई ओमेगा टू का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या सकते हैं 1/2 आई को कॉमन लेके ओमेगा वन स्क्वायर माइनस ओमेगा टू स्क्वायर। ठीक, अब इस ओमेगा वन और ओमेगा टू को हम क्या ले सकते हैं, ओमेगा वन प्लस टू इंटू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। ठीक, ये इतनी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक, अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसको अगर अपॉन ओमेगा कर दें या इसके अपॉन टू कर दें, ये अगर टू हम यहाँ लेते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आई ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। ठीक, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो बाई ओमेगा
इंटू ओमेगा हम कर दें, इंटू इसमें ओमेगा कर दें, मतलब आगे हम इसके ओमेगा बाई ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो और ओमेगा को इसके नीचे ले आ दें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस, आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस, आई ओमेगा स्क्वायर इंटू आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस। अब उस आई को हम क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या आ गया, डेल्टा ई मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस, ठीक। एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आया। हमारा आई की वैल्यू क्या आ गई, एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस, ठीक। अब हम एक काम कर सकते हैं, अब जैसे ये ओमेगा है, ओमेगा को अगर हम एन के फॉर्म लिखें, ठीक, ओमेगा को अगर हम एन के फॉर्म में लिखें, ओमेगा इक्वल टू 2πn बाई 60 होता है, ठीक। 30 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, पाई एन बाई 60, ठीक। तो अगर हम डेल्टा ई मैक्स क्या है, आई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई एन बाई 30 का होल स्क्वायर इंटू सी एस। तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर सी एस बाई 900, ठीक। एम के स्क्वायर, तो हम इसको उसके बाद अरेंज करके सही तरीके से डेल्टा ई मैक्स की हम वैल्यू क्या ले सकते हैं, डेल्टा ई मैक्स इक्वल टू पाई बाई 900, ठीक, पाई बाई 900, हाँ यहाँ भी ये गलत है, ये पाई स्क्वायर होगा, ठीक, पाई स्क्वायर होगा। तो पाई स्क्वायर बाई 900 एम के स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर इंटू सी एस, ये हमारा आ जाएगा डेल्टा ई मैक्स, मतलब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ये जो अभी हमने सी निकाला था उसमें क्या था, वो भी हमारा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी था, ठीक है। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी नहीं था, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी था अपॉन वर्क डन बाय साइकिल, एक साइकिल में कितना वर्क किया जा रहा है उसके बारे में बताया था। तो वो क्या था, हमारा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है, ना कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम तब उसको यूज़ करते हैं जब फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी तब हम यूज़ करते हैं जब हमारा टी मीन से ऊपर जो भी एनर्जी होता है, ऊपर या नीचे, हम उसको फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। लेकिन जब हम ई मैक्स मतलब मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी नहीं होता, वो हम मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। वहाँ पे हमारा वो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे, इन द अबव एक्सप्रेशन ओनली द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील इज कंसीडर्ड, ठीक है। हाँ, हम क्या करते हैं कि हम इसमें सिर्फ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ये जो हमने आई इस फॉर्मूले में यूज़ किया है, डेल्टा ई मैक्स आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस, इसमें जो आई है ये सिर्फ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील रिम कंसीडर्ड किया जाता है। ये सिर्फ मास एम ओ आई ऑफ फ्लाईव्हील रिम की बात होती है, ठीक है, रिम जो आउटर सरफेस पे है, ठीक है। एंड द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हब एम आर्म इज नेग्लेक्टेड, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मेजर पोर्शन ऑफ मास ऑफ फ्लाईव्हील is in the rim and a small portion is in the hub and arm. Also the hub and arm are nearer to the axis of rotation, therefore mass moment of inertia of hub and arm is small. इसमें जो हब अभी मैंने बनाया था,
ये जो बनाया था ये अब था कि, तो इसमें जो आई है वो सिर्फ इस पोर्शन का, जो शेडेड पोर्शन है, ये रिम, इस रिम का है। क्यों? क्योंकि मेजर पोर्शन किसी भी फ्लाईव्हील में वो इस पे होता है, इसी रिम पे कनेक्टेड होता है। लेकिन और ये जो एक तो पहला रीज़न ये हो गया, मेजर पोर्शन जो है वो तुम्हारा रिम का होता है, मेजर मास जो होता है वो रिम का होता है। और दूसरी चीज़, तुम्हारा हब और जो स्पोक्स हैं वो सेंटर के बहुत करीब होते हैं। अगर उनकी सेंटर ऑफ मास को देखोगे तो वो बहुत करीब होंगे, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का कंबाइंड उतना नहीं बनता एज कम्पेयर टू मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिम। इसीलिए हम सिर्फ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी कैलकुलेशन के इजी के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील लेते हैं। ठीक है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ कहा भी गया है ऑल्सो कि ओनली द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील रिंग इज कंसिडर्ड एंड द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हब and arms is neglected. This is due to the fact that the major portion of the mass of the flywheel is in the ring and a small portion is in the hub and arm. And also the hub and arm are nearer to the axis of rotation. Therefore, mass moment of inertia of hub and arm is small. ठीक है, कि वो दोनों के दोनों सिर्फ रिम के मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर करते हैं। पहला रीज़न तो ये कि मेजर मास हमारा रिम में होता है। ठीक है, मेजर मास हमारा रिम में होता है। और दूसरा रीज़न ये है कि सिंस हब और आर्म दोनों के दोनों सेंटर से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन उससे बहुत करीब होते हैं, तो उनका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उतना नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू रिम। इस वजह से हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिम और हब और आर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया था। ठीक है, तो फ्लाईव्हील कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इस तरीके से हम डेल्टा ई मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, डेल्टा ई मैक्स इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस। लेकिन कभी कभी जब भी हम फ्लाईव्हील का क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी हमें जो थीटा इस फॉर्म में दिया होता है 100 प्लस 300 इंटू साइन 2 थीटा प्लस 500 कोस थीटा प्लस 300 tan 7 थीटा। अब जैसे होता क्या है कि जब हम फोर स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं, तो हमें उनका तो पता है कि उनकी एक साइकिल 4 पीरियड और 4 पाई की, और दूसरे साइकिल का पीरियड जो है वो 2 पाई का है। लेकिन अगर किसी जनरल किसी इंजन का अगर हमें टर्निंग मोमेंट डायग्राम दे दे, जैसे कि ये है जिसका टर्निंग मोमेंट डायग्राम का इक्वेशन 100 प्लस 300 कोस साइन 2 थीटा प्लस 500, ये 500 है सॉरी, 500 कॉस थीटा और 307 7 थीटा। तो ये एक जनरल कोई भी टर्निंग मोमेंट डायग्राम है किसी भी, तो हम इसका पीरियड कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस साइकिल का हमें पीरियड कैसे निकालना है। तो एक चीज़ हम जानते हैं, कोई भी जो, तो इसका हम पीरियड हम निकालना जानेंगे। हमें ये पता है कि कोई भी अगर वैल्यू कांस्टेंट है, कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो उसका पीरियड 0 होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसका पीरियड नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ साइन थीटा का पीरियड हमें पता है 2 पाई होता है, और साइन 2 थीटा का जो पीरियड होता है, साइन थीटा का पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है। ठीक, और साइन 2 थीटा का पीरियड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई। ठीक उसी तरीके से कॉस थीटा का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का ही पीरियड निकालना है। जो कांस्टेंट होते हैं वो कभी चेंज नहीं करते हैं, उनका पीरियड उससे कोई पीरियड से उनका कोई लेना देना था। कॉस थीटा का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। ठीक, अब आता है टेन थीटा, तीसरा टर्म इसमें टेन थीटा का पीरियड होता है पाई। तो 7 थीटा का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई/7। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि 100 का तो कोई पीरियड नहीं है,
300 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का पाई है, उसके बाद कॉस थीटा का 2 पाई है, उसके बाद 7 थीटा का पाई/7 है। ठीक, अब इसमें क्या है, हर एक टर्म का अलग अलग पीरियड है। तो इस पूरे टर्निंग मोमेंट डायग्राम का अगर हमें कॉमन पीरियड निकालना है तो हम क्या करते हैं, इनको सब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दो। हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर का एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लेते हैं अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, जब ये हम लेंगे एलसीएम पाई 2 पाई, अब पाई का एलसीएम क्या होगा 2 पाई। ठीक, और एचसीएफ क्या होगा 117 का 1। तो हमें ये जो 2 पाई आएगा ये इक्वल टू 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, वो एफ थीटा का जो हमारा शुरू में हमने टी थीटा लिखा था, पूरे टर्निंग मोमेंट डायग्राम का जो पीरियड होगा वो 2 पाई हो जाएगा पीरियड। तो इस तरीके से किसी भी कोई भी जनरल अगर टर्निंग मोमेंट डायग्राम हमें दे रखा है तो हम उसका पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें कोई ये नहीं पता होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें उसमें ये पता हो कि वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम उसका निकाल सकते हैं, टर्निंग मोमेंट डायग्राम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी फ्लाईव्हील का अगर हमें उसे टर्निंग मोमेंट डायग्राम का फंक्शन दे रखा है, ठीक है, कितने भी टर्म हो, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, कॉट थीटा हो, साइन थीटा, जो भी थीटा हो, बस हम उसका हम निकाल सकते हैं। बस एक चीज़ हमें याद हमेशा रखनी है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है उसका पीरियड 2 पाई होता है। ठीक उसी तरह कॉस थीटा का भी पीरियड 2 पाई होता है। ठीक है, और टेन थीटा का पीरियड पाई होता है। ठीक, अगर इसके आगे थीटा के आगे कोई टर्म जुड़ जाएगा तो वो पाई 2 पाई के नीचे आ जाएगा। ठीक, किसी के भी आगे अगर 2 थीटा है तो 2 पाई/2 आ जाएगा, 3 थीटा है तो 2 पाई/3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी टर्म का हम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी टर्म का, किसी भी फंक्शन का हम पीरियड निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया है कि कितनी एनर्जी हमारा फ्लाईव्हील के अंदर स्टोर होगी, फ्लाईव्हील के अंदर हमारी कितनी एनर्जी स्टोर होगी जब एनर्जी का वेरिएशन होगा। ठीक है, और उस एनर्जी को हम कैसे हम ये उससे हम मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी से कैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा कोई क्लास ख़त्म होता है। आगे फिर बाद में देखेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील इन मल्टी सिलेंडर इंजन क्यों पड़ी। ठीक है, मल्टी सिलेंडर इंजन का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आखिरी में हमारा बचेगा डिज़ाइनिंग ऑफ फ्लाईव्हील, डिज़ाइन ऑफ फ्लाईव्हील रिम की बात होगी। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ फ्लाईव्हील रिम की बात होगी। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।